सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस रिलेटेड टू अजम्पशन बेस्ड, राइट। तो जो धारणाएं होती हैं, तो अजम्पशंस वाले पैराग्राफ्स हम थोड़े ज्यादा करेंगे आज के सेशन में, ठीक है। तो स्मॉल पैराग्राफ्स रहेंगे, उसके ऊपर एक ही क्वेश्चन रहेगा एज पर यूपीएससी जो फॉर्मेट है, यूपीएससी जो पैटर्न है। जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स में आपको पैराग्राफ मिलता है, उसके ऊपर एक ही सवाल दिया होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट अजम्पशंस गिवन होती है, ठीक है, कि इस पैराग्राफ को लिखने के पीछे ऑथर की क्या अजम्पशंस थी, या कोई स्टेटमेंट्स दे देगा उनके पीछे क्या धारणाएं हैं, राइट। तो देखते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है जी। पैराग्राफ नंबर 1, पहले हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। आफ्टर दैट जो है हम इसको हिंदी इसकी ट्रांसलेशन भी देख लेंगे। देन आफ्टर फिर जो है हम इसका क्वेश्चन चेक करेंगे। आफ्टर दैट हम उसके आंसर को हिट करेंगे। एजुकेशन के ऊपर है। सो एजुकेशन प्लेज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेटरी रोल इन लाइफ, particularly so in this rapidly changing and globalizing world. Universities are the custodians of the intellectual capital and promoters of culture and specialized knowledge. Culture is an activity of thought and receptiveness to beauty and human feelings. Merely is to only, right? Merely means only hota hai. A merely well informed man is only a bore of God's earth, right? What we should aim at is producing men who possess both culture and expert knowledge. Their expert knowledge will give them a firm ground to start from, and their culture will lead them as deep as philosophy and as high as art. Together it will impart meaning to human existence. Impart का meaning होता है basically देना, to give, राइट। रेंडर भी टू गिव ही होता है, इंपार्ट भी टू गिव ही होता है। रेंडरिंग बेसिकली हेल्प के कॉन्सेप्ट में होता है और इंपार्टिंग नॉलेज के कॉन्सेप्ट में होता है। यहां पे नॉलेज की बात चल रही है, एजुकेशन की बात चल रही है। थोड़ा सा इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। शिक्षा जीवन में एक महान परिवर्तनकारी भूमिका निभाती है, तो ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। इन जनरल भी अगर हम देखें तो ये फर्स्ट लाइन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ठीक है, कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. Because education makes a man perfect and brings in him the sense of responsibility, right? तो जो मेच्योरिटी है वो एजुकेशन ही लेके आती है, वही बोलना चाह रहे हैं ऑथर यहाँ पे। शिक्षा जीवन में एक महान परिवर्तनकारी भूमिका निभाती है, विशेष रूप से इस तेजी से बदलती और वैश्वीकरण की दुनिया में विश्वविद्यालय बौद्धिक पूंजी के संरक्षण और संस्कृति और विशेष ज्ञान के प्रवर्तक विचार और ग्रहणशीलता की एक गतिविधि है। संस्कृति, सुंदरता और मानवीय भावनाओं के लिए अच्छी तरह से सूचित आदमी केवल भगवान की पृथ्वी पर एक बोर है। हमें ऐसे लोगों का उत्पादन करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए, जो संस्कृति और विशेषज्ञ ज्ञान दोनों अधिकारी हैं। उनका विशेषज्ञ ज्ञान उन्हें शुरू करने के लिए एक मजबूत आधार देगा और उनकी संस्कृति उन्हें दर्शन और कला के रूप में उच्च स्थान ले जाएगी। साथ में यह मानव अस्तित्व को अर्थ प्रदान करेगा, राइट, मतलब मीनिंग देगा उसके एग्जिस्टेंस को। मैन का जो इस दुनिया में इंसान को भगवान ने बनाया, तो उसका जो अर्थ देगा, उसके मतलब बेसिकली उसके अस्तित्व को एक मीनिंग देगा, उसके एग्जिस्टेंस को। तो बेसिकली हम अगर इस पैराग्राफ की बात करें, सो इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। उससे जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है और बोला गया है कि रैपिडली जो बदलाव हो रहा है, ग्लोबलाइजिंग जो वर्ल्ड के अंदर जो चेंज आ रहे हैं, उसमें फिर बोल रहा है यूनिवर्सिटीज आर द कस्टोडियंस, वो एक कस्टोडियंस की तरह है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल एंड प्रमोटर्स ऑफ कल्चर एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है। और फिर थोड़ा इसमें कल्चर के बारे में भी बताया पैसेज में कि कल्चर एक ऐसी एक्टिविटी ऑफ थॉट है एंड रिसेप्टिवनेस टू ब्यूटी एंड ह्यूमन फीलिंग्स है। अ मियरली वेल इन्फॉर्म्ड मैन इज ओनली अ बोर ऑफ, उसको बोर का नाम दिया गया है। व्हाट वी शुड एम एट, हमें किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस चीज पे एम करना चाहिए, ठीक है। हमारा मतलब टारगेट क्या होना चाहिए कि मैन हु पोजेस बोथ कल्चर एंड एक्सपर्ट नॉलेज, मतलब जिस इंसान के अंदर मतलब कल्चर भी है और एक एक्सपर्ट नॉलेज का स्पेशलाइजेशन भी है। सो देयर एक्सपर्ट नॉलेज विल गिव देम अ फर्म ग्राउंड टू स्टार्ट फ्रॉम एंड देयर कल्चर विल लीड देम एज डीप एज फिलॉसफी। तो कल्चर और एजुकेशन की बात यहां पे कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि सवाल क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, सवाल बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द above passage the following assumptions have been made. दो धारणाएं दे रखी हैं,
ठीक है। इस पैसेज के हिसाब से, इस पैसेज के आधार पे ऑथर ने जो हमें मतलब ये जो इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी जिसमें एजुकेशन और कल्चर का थोड़ा सा मिक्सचर बताया हुआ है, इसके आधार पे हमें 2 assumptions आर गिवन ओवर हियर। हमें देखना है कि बेस्ट कौन सी है। अ सोसाइटी विदाउट वेल एजुकेटेड पीपल कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मॉडर्न सोसाइटी। एक ऐसा समाज जो मतलब वेल एजुकेटेड पीपल से, मतलब वेल एजुकेटेड पीपल के बिना, मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बिना जो है उसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता एक मॉडर्न समाज में, ठीक है। देखिए आधुनिक समाज में उसको बदला नहीं जा सकता। तो उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित धारणाएं की गई हैं। अच्छी तरह से शिक्षित लोगों के बिना, वेल एजुकेटेड वही बोल रहा है कि जो अच्छी तरह से शिक्षित लोगों के बिना एक समाज एक आधुनिक समाज में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट धारणा ये है। उसके बाद सेकंड अजम्पशन है, सेकंड अजम्पशन बोल रहा है विदाउट एक्वायरिंग कल्चर अ पर्सन्स एजुकेशन इज नॉट कंप्लीट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छे वेल एजुकेटेड तो हो लेकिन आपके पास जो है एक आपके पास कल्चर की कमी है, कल्चर की एजुकेशन आपके पास नहीं है। विदाउट एक्वायरिंग कल्चर मतलब संस्कृति का आपको नहीं है नॉलेज, ठीक है, तो अ पर्सन्स की जो शिक्षा है वो अधूरी है। तो अगर हम देखें इस पैसेज के अंदर सेकंड में वही बोल रहा है संस्कृति को प्राप्त किए बिना एक व्यक्ति की शिक्षा पूरी नहीं होती है। पहली असम्पशन बोल रहा है कि जो वेल एजुकेटेड अच्छी तरह से जो शिक्षित लोग हैं उनके बिना समाज, एक आधुनिक समाज मतलब समाज को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता एक मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है, एक आधुनिक समाज में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और संस्कृति को प्राप्त किए बिना मतलब हमारी जो शिक्षा है वो पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो अब यहां पे ना ये दे रखी है इन्होंने assumptions भी, जो फॉलोइंग assumptions इज आर वैलिड। क्या आपको लगता है कि सिर्फ पहली ही वैलिड है इंफॉर्मेशन के हिसाब से, या आपको लगता है सेकंड वैलिड है, या आपको लगता है कि सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही होनी चाहिए, या आंसर है ना तो पहली है ना ही दूसरी है। तो देखो जी इस पैसेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो टेक्स्ट है, उसमें एजुकेशन की बात भी कर रहा है, उसमें कल्चर की बात भी कर रहा है, ठीक है, कि एजुकेशन का पहले बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, ठीक है, शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन में। यूनिवर्सिटीज को कस्टोडियंस बताया गया है, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे कल्चर के बारे में भी रेफर किया गया है, ठीक है। तो मुझे लगता है इसकी जो अजम्पशंस होंगी ये दोनों ही अजम्पशंस हमारी यहां पे मान्य होंगी, ठीक है। तो बोथ 1 and 2, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं उपरोक्त मान्यताओं में से कौन सा मान्य है। केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों। तो 1 और 2 दोनों ये आंसर होना चाहिए। बोथ 1 and 2 इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, बिल्कुल वैलिड आंसर है, ठीक है। कौन सी मान्यता यहां पे बिल्कुल मान्य कौन सी है, वैलिड जो अजम्पशन है यहां पे वो दोनों ही आंसर जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ जो है द पैसेज इज ऑल अबाउट एजुकेशन एज वेल एज कल्चर, राइट। तो पैसेज जो है एजुकेशन के बारे में बता रहा है और कल्चर के बारे में बता रहा है। तो दोनों ही अजम्पशंस यहां पे, दोनों ही मान्यता यहां पे बाध्य है, ठीक है जी। चलिए पैसेज नंबर 2, सेकंड पैराग्राफ। अ चेंजिंग क्लाइमेट and the eventual efforts of government, however reluctant का मीनिंग होता है बेसिकली unwilling to do something। जब आप किसी काम को करने के अनिच्छुक होते हो उसको रिलक्टेंसी बोलते हैं, रिलक्टेंट बोलते हैं, राइट। सो अ चेंजिंग क्लाइमेट एंड द इवेंचुअल एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट however reluctant to deal with it could have a big impact on investors' returns. Companies that produce or use large amounts of fossil fuels will face higher taxes and regulatory burdens. Some energy producers may find it impossible to exploit their known reserves and be left with stranded assets, deposits of oil and coal that have to be left in the ground. Other industries could be affected by the economic damage caused by more extreme weather storms, floods, heat waves and droughts. तो पैराग्राफ में ये जो क्लाइमेटिक वाले पैराग्राफ होते हैं ना, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ये भी काफी यूपीएससी इसको भी टारगेट करता है, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ऐसे कॉम्प्रिहेंशन हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, जब हम यूपीएससी के पेपर को फाइंड आउट करते हैं, PYQs देखते हैं, राइट। तो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर बताया है और इसके जो एंड में जो इवेंचुअल एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट बताया हुआ है,
हाउएवर वो रिलक्टेंट बोल रहा है उसको ब्रैकेट में, टू डील विद इट कुड हैव अ बिग इंपैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स रिटर्न्स, मतलब उसका जो है इन्वेस्टर्स की रिटर्न्स के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, इंपैक्ट करती है वो चीज। कंपनीज दैट प्रोड्यूस और यूज लार्ज अमाउंट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विल फेस हायर टैक्सेस रेगुलेटरी बर्डन्स, मतलब कंपनीज के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लग जाते हैं, बर्डन्स झेलती हैं वो। सम एनर्जी प्रोड्यूसर्स में फाइंड इट इम्पॉसिबल टू एक्सप्लॉइट देयर नोन रिजर्व्स एंड बी लेफ्ट विद स्ट्रैंडेड एसेट्स, डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल एंड कोल दैट हैव टू बी लेफ्ट इन द ग्राउंड, अदर इंडस्ट्रीज कुड बी अफेक्टेड बाय द, इसके अफेक्ट्स दिखा रहा है यहां पे, क्लाइमेट चेंज के बेसिकली यहां पे अफेक्ट्स बता रहा है। पहले बता रहा है कि जो बेसिकली इन्वेस्टर की रिटर्न्स है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, फिर कंपनीज के ऊपर टैक्सेस का बर्डन पड़ जाता है, ठीक है, फिर ये सारा कुछ इसमें बता रहा है। तो थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। एक बदलती जलवायु और इससे निपटने के लिए सरकार हालांकि अनिच्छुक बता रहा है उसको कि अंतिम प्रयास निवेशकों के रिटर्न पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। जीवाश्म ईंधन की बड़ी मात्रा में उत्पादन या उपयोग करने वाली कंपनियों को उच्च करों और नियामक बोझ का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज सेंस में बता रहा है कि करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऊर्जा उत्पादकों को अपने ज्ञात भंडार का दोहन करना असंभव हो सकता है और फंसी हुई संपत्ति के साथ छोड़ दिया जा सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज देयर, राइट। तेल और कोयले के भंडार जिन्हें जमीन में छोड़ना है। अन्य उद्योग अधिक चरम मौसम, तूफान, बाढ़, गर्मी की लहरों और सूखे कारण होने वाली अधिक क्षति से प्रभावित हो सकते हैं। तो मतलब ये एक अजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी को लेके बातें कही जा रही हैं, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बदलती जलवायु मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे फर्दर क्या क्या हो सकता है, राइट, उस सेंस में पैराग्राफ है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। कौन कौन सी धारणाएं हैं, है ना, क्योंकि हमने देखा कि पैसेज में क्लाइमेट चेंज को, बदलती जलवायु के प्रभावों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी आधार पे इस पैसेज के ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस, कौन कौन सी धारणाएं यहां पे हो सकती हैं। गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज नीड टू बी एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड टू फेस द क्लाइमेट चेंज। फ्यूचर सेंस कि सरकारों को और कंपनीज को मतलब तैयार रहना चाहिए, ठीक है, इस एडिक्वेटली मतलब उनको दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू फेस द क्लाइमेट चेंज। ये बदलती जो जलवायु है इसका मतलब क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट को भी रेडी रहना चाहिए और कंपनीज को भी तैयार रहना चाहिए। सेकंड बोल रहा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल रिड्यूस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज इन फ्यूचर सेंस में ही बोला जा रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, अब ज्यादा मतलब ये कुछ घटनाएं होंगी, मौसमी मतलब जलवायु जो बोल रहा है बदलाव होंगे, ठीक है, क्लाइमेट चेंज ज्यादा होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर देगा ऑफ गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज इन फ्यूचर। यहां पे भी बोला है कि उनको प्रिपेयर होना चाहिए, यहां बोल रहा है कि ज्यादा अगर ये इवेंट्स होंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट्स को और कंपनीज को फ्यूचर में मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी कम हो सकती है। थर्ड हो रहा है इग्नोरिंग क्लाइमेट चेंज इज अ ह्यूज रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स। अब देखो पैराग्राफ के अंदर इन्होंने इंपैक्ट्स किस किस के ऊपर बताए हैं, है ना, कंपनीज का भी बताया, गवर्नमेंट रिलक्टेंट बोला उसको, ठीक है, और जो है बेसिकली इन्वेस्टर्स को भी बोला गया है। तो बोला है कि अगर हम मतलब इग्नोर करते रहेंगे इस चीज को, मतलब नजरअंदाज करते चलेंगे क्लाइमेट चेंज को, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। उपरोक्त मार्ग के आधार पर निम्नलिखित धारणाएं बनाई गई हैं, मतलब ये अजम्पशंस हो सकती हैं। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकारों और कंपनियों को पर्याप्त रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। चरम मौसम की घटनाओं से भविष्य में सरकारों और कंपनियों की आर्थिक वृद्धि कम होगी। जलवायु परिवर्तन को नजरअंदाज करना निवेशकों के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। उपरोक्त मान्यताओं में से कौन सा मान्य है, राइट। तो यहां पे फिर ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट एंड सेकंड मान्य है, थर्ड ही मान्य है, फर्स्ट एंड थर्ड ही मान्य है, या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ही मान्य है। तो अगर हम इस पैसेज की इस इंफॉर्मेशन को देखें तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पे ये मुझे लगता है तीनों ही मान्यताएं वैलिड है, तीनों ही मान्य है ये, ठीक है। ये जो तीन धारणाएं दे रखी हैं, ठीक है, क्योंकि पैसेज में इन तीनों की ही बात कर रहा है। ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ठीक है। इग्नोर करेंगे तो इन्वेस्टर्स को बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। तो आंसर देख लीजिए भाई, इसका जो आंसर दे रहा है बोल रहा है 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 इसका सही आंसर है, मतलब डी इसका राइट उत्तर बनेगा। पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा।
ऑल द अजम्पशंस आर करेक्ट ओवर हियर, मतलब तीनों ही अजम्पशंस यहां पे वैलिड है, कोई भी एक ऐसी नहीं है जो वैलिड नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे नेक्स्ट पैसेज की तरफ मूव करते हैं। पैसेज नंबर 3, a vast majority of Indians are poor, with barely 10% employed in the organized sector. We are being convinced that vigorous economic growth is generating substantial employment, but this is not so. When our economy was growing at 3% per year, employment in the organized sector is growing at 2% per year. As the economy began to grow at 7 to 8% per year, the rate of growth of employment in the organized sector actually declined to 1% per year. राइट तो ये थोड़ा इकोनॉमिकल पैराग्राफ है। इसमें पहले तो यही बोला जा रहा है कि बहुत सारा मतलब बहुत सारी ऐसी संख्या है भारत देश में जो मतलब गरीब है, राइट, या गरीब है या गरीबी रेखा से मतलब नीचे है। फिर इसकी परसेंटेज को दिखा रहा है यहां पे, तो देख लेते हैं। ठीक है, संगठित क्षेत्र में बमुश्किल 10% रोजगार के साथ अधिकांश भारतीय गरीब हैं। हमें विश्वास दिलाया जा रहा है, कन्विंस किया जा रहा है कि जोरदार आर्थिक विकास पर्याप्त रोजगार पैदा कर रहा है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। जब हमारी अर्थव्यवस्था प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही थी, तो संगठित क्षेत्र में रोजगार प्रति वर्ष 2% की दर से बढ़ रहा है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था प्रति वर्ष 7 से 8% बढ़ने लगी, संगठित क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर वास्तव में घटकर 1% हो गई। तो मतलब वो बढ़ नहीं रहा, संगठित क्षेत्र को बता रहा है कि वो घट रहा है। अगर इकोनॉमी जो है 7 to 8% बढ़ने लगी है, ठीक है, तो जो संगठित क्षेत्र है उसकी जो दर है, रोजगार की जो वृद्धि दर है, वो वास्तव में घटकर 1% हो गई है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा देख लेते हैं। The above passage seems to imply that most of modern economic growth is based on technological progress। ये इंप्लाय करता है, इंप्लाय इसका हिंदी में देख लीजिए भाई। उपरोक्त मार्ग का अर्थ यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त मार्ग का अर्थ यह प्रतीत होता है कि अधिकांश आधुनिक आर्थिक विकास तकनीकी प्रगति पर आधारित है। तो ऐसा तो नहीं हम बोल सकते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ही मतलब हमारा वो डिपेंड करता है। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो मोस्टली मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है। ठीक है, तो और दूसरा वर्ड है मच ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी डजंट नर्चर सफिशिएंट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद लेबर इंटेंस नेचुरल रिसोर्स बेस्ड लाइवलीहुड्स। मतलब इनके साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप नहीं बनते हैं, उनको नर्चर नहीं करता है। ठीक है, या ये हो सकता है, ये तो नेगेटिव आंसर है। सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव। ठीक है, और सर्विस सेक्टर बोल रहा है भारत में जो है ज्यादा इंटेंसिव नहीं है। लिटरेट रूरल पॉपुलेशन इज नॉट विलिंग टू एंटर ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो मुझे लगता है ये तीसरा और चौथा इसमें गलत होना चाहिए, पहला और सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, अधिकांश आधुनिक आर्थिक विकास तकनीक प्रगति पर आधारित है। ठीक है, ऐसा मतलब इंफॉर्मेशन के हिसाब से आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा श्रम, गहन प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक जीविका के साथ पर्याप्त सहजीवी संबंध का पोषण नहीं करता है। भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम गहन नहीं है और साक्षर ग्रामीण आबादी संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो इसका अगर हम थोड़ा सा इसकी ये पढ़ें, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से चले, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए दैट वुड बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बोल रहे हैं। ठीक है, यही थोड़ी अजम्पशन इसकी मतलब इंप्लाय करता है। इंप्लाय मतलब इसका अर्थ प्रतीत होता है। इस पैसेज का जो सही अर्थ प्रतीत हो रहा है वो पहली और दूसरी ऑप्शन में हो रहा है। नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 4, द इंटरेस्ट्स ऑफ वर्किंग एंड पुअर पीपल हैव हिस्टोरिकली बीन निग्लेक्टेड इन द प्लानिंग ऑफ आवर सिटीज। मतलब शहरों की जो प्लानिंग है, तो जो वर्किंग और पुअर पीपल है उनके इंटरेस्ट को ज्यादा मतलब महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, उसको मतलब निग्लेक्ट किया जाता है। आवर सिटीज आर इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट, अनसेफ एंड unlivable places for large numbers of citizens and what we continue, ये what नहीं है, सॉरी यहाँ पे yet हो गए। ठीक है, yet we continue to plan via the old ways, the static development plan that draws exclusively from technical expertise, distance from people's lives, experiences and needs, and actively excluding large number of people, places, activities and practices that are in an integral part of the city। राइट, तो ये कुछ पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि जो गरीब लोग हैं, जो वर्किंग क्लास पीपल हैं या जो पुअर पीपल हैं, उनके इंटरेस्ट को निग्लेक्ट किया जाता है सिटीज की प्लानिंग में। ठीक है, तो हालांकि बोल रहा है कि हमारे जो शहर हैं वो इंक्रीजिंगली जो है इंटॉलरेंट है, मतलब उनको हम टॉलरेट नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पे सब कुछ
प्रॉपर वे में नहीं है, सब डिसऑर्डर वे में है, अनसेफ है, अनलिवेबल है, मतलब वहां रहना रहा नहीं जा सकता, गंदगी है। लार्ज नंबर्स ऑफ सिटीजन एंड येट वी कंटिन्यू टू प्लान वाया द ओल्ड वेज, फिर भी जो प्लानिंग है, सिटीज की जो प्लानिंग है वो पुराने तरीके से होती रहती है। ठीक है, स्टैटिक डेवलपमेंट प्लान है दैट ड्रॉज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम टेक्निकल एक्सपर्टीज, डिस्टेंस फ्रॉम पीपल्स लाइव्स, एक्सपीरियंसेस एंड नीड्स। मतलब जो प्लान बनाया जाता है उसका मतलब कोई लेना देना नहीं होता पीपल्स की लाइफ्स के साथ, उनके जो लाइफ में जब हम देखो बोलते भी है ना, किसी इंसान को आप तभी जानोगे जब आप उसके साथ रहोगे, है ना, तभी उसके नेचर का भी पता लगता है। तो जब तक मतलब वहां पे उनकी लाइफ्स के एक्सपीरियंसेस क्या है, उनकी नीड्स क्या है, तो उस हिसाब से भी सिटीज की प्लानिंग होती है। एंड एक्टिवली एक्सक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, प्लेसेस, एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस दैट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिटी, मतलब जो महत्वपूर्ण पार्ट है इसके। ठीक है, ये कुछ बताया जा रहा है। अब हमारे शहरों की योजना में काम करने वाले और गरीब लोगों के हितों की ऐतिहासिक रूप से उपेक्षा की गई है, मतलब निगलेक्ट किया गया। हमारे शहर तेजी से असहिष्णु हो रहे हैं, बड़ी संख्या में नागरिकों और पशुपालकों के लिए असुरक्षित अयोग्य जगह हम पुराने तरीकों से योजना बना रहे हैं। स्थैतिक विकास योजना जो विशेष रूप से तकनीकी विशेषज्ञता से खींचती है, लोगों के जीवन के अनुभवों और जरूरतों से दूरी और सक्रिय रूप से बड़े को छोड़कर लोगों, स्थानों, गतिविधियों और प्रथाओं की संख्या जो शहर का अभिन्न अंग है, कुछ ऐसा बोल रहा है। सिटी प्लानिंग के ऊपर है, मतलब जो पुअर पीपल हैं या मतलब जो लो क्लास वर्किंग पीपल हैं, उनके इंटरेस्ट को मतलब उनकी उपेक्षा की गई है, उनको निगलेक्ट किया जाता है, उनको मतलब लोगों की नीड्स के आधार पे सिटी की प्लानिंग नहीं की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है द पैसेज सीम्स टू आर्ग्यू, मतलब ये जो पैराग्राफ है ये कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आर्ग्यू करता है, आर्गुमेंट देना आपको। तो पहला बोल रहा है अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ बिल्डर्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ इलाइट ग्रुप्स, उनके खिलाफ है मोनोपोली ऑफ बिल्डर्स, ये आर्ग्यू करती है स्टेटमेंट। अगेंस्ट द नीड फॉर ग्लोबल एंड स्मार्ट सिटीज, उनके विरोध में है ये। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है। या इन फेवर ऑफ प्लानिंग सिटीज मेनली फॉर वर्किंग क्लास एंड पुअर पीपल। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पैसेज कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है मतलब जो हमें ये इंफॉर्मेशन आर्ग्यू करती है जिसको। ठीक है, और लास्ट बोल रहा है इन फेवर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ग्रुप्स इन सिटी प्लानिंग। ठीक है, तो आप इसका हिंदी में देख लो। पहला बोल रहा है मार्ग बिल्डरों के एकाधिकार और कुलीन समूह के हितों के खिलाफ तर्क लगता है, वैश्विक और स्मार्ट शहरों की आवश्यकता के विरुद्ध है, मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग और गरीब लोगों के लिए नियोजन शहरों के पक्ष में है। तो भाई ये तो साफ साफ बोल तो रहा है पैसेज में, तो आंसर तो सी होना चाहिए ना इसका। ठीक है, शहर नियोजन में लोगों के समूह की भागीदारी के पक्ष में है। ठीक है, तो ये बेसिकली श्रमिक वर्ग और जो गरीब लोग हैं उनके पक्ष में है बेसिकली, है ना, उनकी फेवर में बात कहना चाह रहे हैं ऑथर यहाँ पे। सो इन फेवर ऑफ प्लानिंग सिटीज मेनली फॉर वर्किंग क्लास एंड पुअर पीपल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नहीं सॉरी डी बोल रहा है इसका आंसर, सी नहीं है, नहीं सी नहीं बोल रहा, पूरा इन फेवर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल ग्रुप्स ऑफ सिटी प्लानिंग, इन फेवर ऑफ प्लानिंग सिटीज मेनली फॉर वर्किंग क्लास, नहीं, हाँ ये थोड़ा सा इसलिए गलत हो जाएगा। इन फेवर ऑफ प्लानिंग सिटीज मेनली फॉर वर्किंग क्लास एंड पुअर पीपल नहीं है, बल्कि ये पुअर पीपल की पार्टिसिपेशन को लेके है पैसेज। अगर हम थोड़ा सा देखें कि उनका जो इंटरेस्ट है, हैव स्ट्रगल बीन निगलेक्टेड इन द प्लानिंग ऑफ आवर सिटीज। ठीक है, मतलब शहरों का जब योजना बनाई जाती है, प्लान बनाए जाते हैं, तो उनके पार्टिसिपेशन के फेवर में है ये, ना कि गरीब लोगों की फेवर में है। ठीक है, पार्टिसिपेशन को लेके है, ये वर्ड आपने ध्यान रखना है, तो पार्टिसिपेशन को लेके फेवर में है। तो आज के सेशन में इतना रहेगा, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, थैंक यू जी।